अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस वक्त मुल्की सियासत में हैजान की सूरत हाल है और हर गुज़रते दिन के साथ हालात मजीद कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ हुकूमत अदलिया पर तनकीद कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमका रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत पर दबाव बढ़ाने और एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद का सिलसिला जारी है। जबकि आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एक बार फिर इदारों और हुकूमत से मुतल्लिक़ सख्त मौक़िफ़ दोहराया है। आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा है कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हमारी पार्टी पर पहले ही पाबंदी थी, उसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि सारी जिंदगी जेल में बैठने को तैयार हूँ, मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से मुतल्लिक़ बातें बेबुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही हैं, दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूँगा जब मुझे इक़्तिदार में आना हो। यानी इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत से बात करने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही वो रवैया है जिस पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं कि जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सियासी कशीदगी में कमी लाए, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदाराना सियासत करने का सबूत दे और तनाज़ात के हल के लिए सियासी मुखालफिन के साथ बैठे। इसके अलावा आज इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में बन्नू वाक़े पर भी अफसोस का इजहार किया। इस हवाले से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने क्या कहा है, सुनिए। इमरान खान साहब ने बन्नू वाक़े पे बहुत ही ज़्यादा गम गुस्से का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है। जो गोली चली है उसके लिए खान साहब की तरफ से हिदायत हैं सूबाई हुकूमत अली अमीन खान के लिए कि वो उस पर हाई कोर्ट की सिटिंग जजेस की निगरानी में जुडिशल कमीशन बनाने की हुकूमत की तरफ से इस्तदा करें। इमरान खान साहब हमेशा से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के भी खिलाफ हैं और अपने लोगों के खिलाफ हर किस्म के ऑपरेशन के भी खिलाफ। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने भी जो सूबाई असम्बली की करारदाद आई है कि किसी भी नए ऑपरेशन के लिए खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अभी तैयार नहीं। इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के अलावा बुशरा बीबी ने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, जहां उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र के लेके कई सवालात खड़े कर दिए हैं। बुशरा बीबी ने कहा है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल लाया जाता था। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र को 2-3 बार कॉल की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। मैंने कहा अली ज़फ़र को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैट्रेस तक नहीं दिलवा सके। बुशरा बीबी बैरिस्टर अली ज़फ़र पर उंगलियां उठा रही हैं, जबकि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों से इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलने की अपील की है। अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान कभी भी अपने लिए कॉल के लिए नहीं कहेंगे, सबको खुद निकलना होगा। अगर आप एनओसी का इंतजार कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने कभी एनओसी नहीं देनी। जब ये कहते हैं कि इमरान खान कॉल देंगे, इमरान खान, मैं फिर से कहती हूँ, इमरान खान कभी अपने लिए कॉल नहीं देंगे और हमें सबको खुद ही जमा होकर हमें अपने आप के जैसे मोबिलाइज करके हमें इमरान खान के लिए निकलना पड़ेगा। और अगर आपने एनओसी का इंतज़ार करना है तो मुझे समझ नहीं आती ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज किस चीज़ का एनओसी देंगे और क्यों देंगे एनओसी। उन्होंने चोरी करके तो मैंडेट बैठे हुए हैं, आप जाके सड़कों पे निकल रहे हैं कहने के लिए जी हमारा मैंडेट वापस करो। अब अहम बात यह कि अलीमा खान एक ऐसे वक्त में इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी से सड़कों पर निकलने का मुतालबा कर रही है जब मुख्तलिफ केसेस में अदालतों से बरियत के बावजूद नए केसेस में इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि पिछले कुछ रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया कारकुनों की गिरफ्तारियों और गुमशुदगी के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि आज सुबह पार्टी के मरकजी सोशल मीडिया कारकुन अहमद जंजुआ को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इससे पहले मुदस्सिर चौधरी और फरीद मलिक समेत दीगर सोशल मीडिया के कारकुनान को भी गुमशुदा किया जा चुका है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी के बजाय इजाफा होता जा रहा है, जबकि पार्टी पर पहले ही पाबंदी की तलवार लटक रही है। इस हवाले से कल हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया था, जिसके बाद जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने चंद रोज में आला सतह का मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसमें नून लीग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतल्लिक राय ली जाएगी। चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत करेंगे। अहम बात यह कि कल मरियम नवाज ने अपने खिताब में जजेस को धमकाया था, जब पंजाब हुकूमत के इजलास से खिताब करते हुए नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ तुम्हें हम इंसाफ देंगे, फैसला देने वालों को अब भी सोचना होगा। हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने।
रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। रऊफ साहब कहाँ जा रहे हैं, टोटल कोल्यूशन या फिर ब्रेक डाउन की तरफ? क्योंकि अब तो हुकूमती रहनुमा बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद कह रहे हैं कि आईनी ब्रेक डाउन की तरफ मामला जा रहे हैं और इसका जिम्मेदार वो अदलिया और आपको समझते हैं। अदलिया ने क्या ज़्यादती की है? अदलिया ने कानून और आइन के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसला किया है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और पीटीआई ने क्या किया है? पीटीआई अपने हकूक़ के लिए अदालतों में गई है, क्योंकि स्टेट ने, रियासत ने, और रियासत के ऊपर जो ज़मीनी नाखुदा हुक्मरान है इस वक्त बराजमान है, उन्होंने हमारे लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। जैसा कि मैंने बारहा अपने प्रोग्राम्स में कहा है कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हमने पार्लियामेंट के अंदर अपनी जद्दोजहद जारी रखी है, हमने कानूनी जो हमारे पास ऑप्शंस थे उनको एक्सरसाइज किया है, और सियासी जद्दोजहद जो है हम शुरू करना चाह रहे हैं और वो अनकरीब शुरू हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली डिले हुई है बिकॉज हमें परमिशंस नहीं मिली। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने ज़्यादती की है या आइन जुडिशरी ने ज़्यादती की है। ज़्यादती सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों से हो रही है जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया है। लेकिन कंक्लूजन तो यही निकलेगा ना, आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादती आपने नहीं की, ना अदालतों ने की है, ज़्यादती उनकी तरफ से हो रही है, लेकिन जो कोर्स है इस वक्त हमारा वो तो यही है। वहाँ पे तो डेड एंड ही नज़र आ रहा है, तसादुम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ना आप लोग अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार हैं जो इमरान खान साहब के आज बयान आए, ना दूसरी तरफ से लोग पीछे हटने के लिए तैयार हैं। तो फिर कंक्लूजन तो यही निकलेगा ना कि मामला तो तसादुम की तरफ जा रहा है। शहजाद साहब, एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि गलती के ऊपर कौन है, ठीक कौन है और गलत कौन है। देखिए, माशरे रियासत जो है वो हमेशा डिस्टिंक्शन करनी पड़ती है उसको कि सही कौन है और गलत कौन है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन इस वक्त रास्ते के ऊपर है और कौन रास्ते के ऊपर नहीं है। जो इलेक्शन का मैंडेट चोरी हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी से पोशीदा है वो। हाँ, शायद कुछ लोग बात ना करते हों बिकॉज ऑफ बहुत सारे तकाजे हैं जिनकी बिना वो बात नहीं कर पाते, लेकिन ये एक हकीकत है। सो अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि आप इलेक्शन मैंडेट जो है वो भी कानूनी रास्ता अपना के, हम कोई अपना कोई जत्था लेके नहीं जाके अटैक कर रहे, कहीं ऐसा काम नहीं हो रहा। जत्थे लेके तो ये जाते थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसने अटैक किया था? तो ये हम अपने कानूनी जो ऑप्शन है हमारे पास उनको एक्सरसाइज करके अपने राइट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो हालात की जो मंजर कशी की जा रही है, सोहेल राज साहब ने पिछले दिनों भी कॉलम लिखा था, इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है कि गलतियों की फहरिस्त तो दोनों तरफ से है। आप लोग समझते हैं कि दूसरी तरफ से गलतियाँ हुई हैं और बिल्कुल हुई हैं, कुछ गलतियाँ आपकी तरफ से भी हुई हैं। 9 मई हुआ और इसके बाद जिस किस्म की इस वक्त भी मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, उसको आप ये कह सकते हैं कि हम हक बजाने भी ये करने के, लेकिन उसका नतीजा तो यही निकलेगा ना कि मुल्क तो कहीं से जो है उसके लिए खैर की खबर नहीं है, ना आवाम के लिए खैर की खबर है। इन दी एंड तो फिर तसादुम ही होगा ना, फिर कोई ब्रेक डाउन कहेगा, कोई कहेगा इमरजेंसी है, यही निकलेगा ना नतीजे। देखिए, जनरलाइज नहीं करना चाहिए हमें। अब 9 मई की बात करते हैं, आप भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं। हमारा हमेशा एक कानूनी तकाजा रहा है कि जी आप 9 मई के बारे में एक जुडिशल कमीशन बना के उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, ताकि उस अनफॉर्चुनेट जो ट्रैजिक इंसिडेंट था, जो नहीं होना चाहिए था, उसके सही महरक़ात का इल्म हो सके। लेकिन जो लोग नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवा रहे? कुछ छुपाया जा रहा है ना, क्योंकि अगर एक कमीशन बनेगा तो सारे हक़ाइक़ सामने आएंगे। तो जैसे मसलन मैं आपको एक बड़ी पर्सनल मिसाल देता हूँ, ये मुझे यहाँ अटैक हुआ, इट वाज एन असैसिनेशन अटेम्प्ट, बिकॉज ये वेंट फ्रॉम माय जर्नल, बच गया, ठीक है, लगा मुझे। आज 7 हफ्ते हो गए, 8 हफ्ते हो गए हैं जी। मैंने पहले दिन आके किसी चैनल के ऊपर कह दिया था कि इसका कोई फॉलोअप नहीं होगा, कोई नहीं पकड़ा जाएगा, और वही हुआ है। क्योंकि कुछ काम जो हैं वो करवाए जाते हैं इसलिए नहीं कि उसके परपेट्रेटर्स को सज़ा दी जाए, बल्कि इसलिए कि वो स्पॉन्सर्ड परपेट्रेटर्स होते हैं और उनको छुपाया जाता है। जैसे बिल्कुल मेरे इस इंसिडेंट में जो कि विच इज़ नथिंग एज़ कम्पेयर टू May 9, वहाँ भी जो हैं जो असल उसके महरक़ात हैं उनको छुपाने के लिए आप एक कमीशन नहीं बना रहे हैं, ये बात है। दूसरी बात है कि चूँकि अब ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अपना कोई भी ये अपने अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर सकी। उन अहदाफ में से एक बहुत इंपॉर्टेंट हदफ जो था इनका, वो था पीटीआई को ख़त्म करना, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को ख़त्म करना। उसमें इस बुरी तरह नाकाम हुए हैं कि इनकी इस कोशिश के बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और बहुत बड़ी है और बढ़ गई है, और पीटीआई जो है वो पहले से ज़्यादा यूनाइटेड, पहले से ज़्यादा इफेक्टिव जमात के तौर के ऊपर मौजूद है। तो अब ये तो चाहेंगे ना कि ये जो सिस्टम है ये डिरेल कराएं, ये तो चाहेंगे कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वैसे मौजूद नहीं है, लेकिन उसको क्रिएट करने की कोशिश की। मैं सवाल ये हुकूमती रहनुमाओं से भी पूछता रहता हूँ कि आपका मकसद क्या है, कि इमरान खान को ख़त्म करना है या मुल्क में इस्तेकाम चाहिए? तो आपसे भी पूछता हूँ, आपका हदफ क्या है इस वक्त? इक़्तिदार चाहिए या इस्तेकाम चाहिए? हमारा हदफ है मुल्क में आइन और कानून की हुकूमत होनी चाहिए। अवाम का मैंडेट जिसको मिला है उसको हुकूमत करने का चांस मिलना चाहिए, उसका हक है। और एक पॉलिटिकल तरीके से इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी
تو پھر حالات یہ بہتر آپ کو ہوں گے. حاصل ہوتا ہوا کیسے نظر آ رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ جس قسم کی پوسٹ ڈالی جاتی ہیں کچھ کے خلاف تو آپ بھی خود کہتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا. ابھی پچھلے دنوں جب عدالتی فیصلہ آپ کے حق میں آیا تو آپ کو سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے, لیکن جس قسم کی پوسٹ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے نیب چیئرمین کے حوالے سے ڈالی گئی, جس قسم کی زبان استعمال کی گئی, ضرورت نہیں تھی. احتجاج آپ لوگوں نے کیا پارلیمنٹ کے باہر, جس قسم کے نعرے لگائے گئے شاید ان کی ضرورت نہیں تھی. تو جو آپ کا ہدف ہے کہ ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں, کیا اس طریقے سے حاصل کریں گے آپ؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ میں ذاتی طور کے اوپر کسی قسم کی بھی بدزبانی کو پروو کرتا ہوں. میری جب بھی میں بیٹھتا ہوں بات کرتا ہوں کھل کے کرتا ہوں, لیکن اس میں کوئی ابیوز انویکٹیو وغیرہ یہ ہو رہا ہے نا, دس از ایڈنگ فیول ٹو دا فائر. لیکن بات صورت ہے کہ جو ایشو ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں, مثلا میں نام نہیں لینا چاہتا, خاتون ہیں وہ, ان کا جب ان کے الفاظ سنا کریں کہ وہ کس کے بارے میں کس الفاظ کا استعمال کرتی ہیں, کس طریقے سے گالیاں دیتی ہیں, اور بھی پڑے ہیں میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو بات کی گئی سب نے اس کی مذمت کی ہے, ٹٹ فار ٹیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں اس میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ ٹٹ فار نیٹ, اور میں ہمیشہ کاؤنسل کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں ریشنلائز کرنا چاہیے. ہمیں اپنا جو موٹیو ہے وہ بیان کریں, اپنی جو پالیسی ہے اس کو بیان کریں, لیکن ہم اس کو اس طریقے سے بیان کریں کہ لوگ سمجھیں, لیکن اس میں انویکٹیو نہ ہو, اس میں ابیوز نہ ہو. فرینکلی یہ میری اپروچ ہے سب کے لیے, اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا, اور یہ جب تک ہوتا رہے گا تب تک آپ بیسکلی تیل چھڑک رہے ہیں آگ پر. اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے ان سے جن کے پاس طاقت ہے, وہ اس طرح کی زبان جب استعمال ہوگی, جب اس طرح کی پوسٹ کیے جائیں گے تو کیوں بات کریں گے پھر؟ ہم کوئی تیل نہیں چھڑک رہے, ہم صرف ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا جنرل مینڈیٹ ہمیں دیا جائے. تیل تو نہیں چھڑک, اگر اپنا حق ماننا کیا تیل چھڑکنا؟ میں نازیبہ زبان کی بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں موقف تو آپ کا جو ہے وہ تو آپ رکھ سکتے ہیں. بیسیکلی ڈیمانڈ ہماری موقف جو ہے وہ وہی ہے کہ جی جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے. ہم تو اب اس بات کے اوپر بھی آ گئے ہیں جی کہ اگر اب قانونی راستہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیے 5 مہینے ہونے کو ہیں, ابھی تک ہمارے جو فارم 47 کے ایشوز ہیں وہ سننے بھی نہیں شروع کیے. 6 مہینے کا ٹائم ہے, 180 ڈیز کا ٹائم ہے. لیکن رؤف صاحب مجھے بتائیں نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کی حکمرانی یہ ہمارا ہدف ہے, یہ حاصل کیسے کریں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے جس کورس پہ آپ چل رہے ہیں حاصل ہو جائے گا؟ مطلب اس سے کیا ہوگا؟ ہونا چاہیے پیچھے ہٹ جائیں گے, وہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہیں نہ کہیں جو ایک سلوشن نکلتا ہے جو کہ شاید پتہ نہیں پریکٹیکل ہے بھی یا نہیں, کہ بات چیت ہو. لیکن عمران خان نے آج بھی کہا سیاسی جماعتوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. 3 سیاسی جن سے بات چیت کرنا وہی نا, جو ویسے اقتدار میں تو وہی ہے نا, بات تو ان سے کرنی پڑیں گی. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آپ کے بعد 2 بڑی جماعتیں وہ تو وہی ہیں. نہیں, ان سے بات کرنے کے علاوہ بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں. مسائل کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ جی ایک الیکشن آپ نے کروایا, اس ملک میں کہنے کو جمہوریت ہے, اس کے لیے آپ نے الیکشن کروایا. 8 فروری کو پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی ملی, اس کو 8 فروری اور 9 فروری کی رات کے اندھیرے میں آپ نے وہ چرا لیا. یہ یا آپ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جی کہ یہ جمہوریت یہاں نہیں ہے, یہاں میٹوکریسی چاہتے ہیں, یہاں 1 مین رول چاہتے ہیں, تو چلیے ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی لوگوں کو آمادہ کر لیجئے. لیکن اگر جمہوریت ہے تو اس جمہوریت کے جو اسینشیل موسٹ اسینشیل بیسک انگریڈینٹ از الیکشن, فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. یہ آپ کا ایک موقف ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کو حاصل کیسے کریں گے؟ یہ جو اپروچ ہے اس وقت, چاہے آپ کی ہوئی حکومت کی, اس سے تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ کہیں ہم کسی حل کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کی جوڈیشری نے ایک فیصلہ کیا ہے, ایک ویزیبل میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. آئین آپ کا یہ کہتا ہے کہ وہ فیصلہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اور آئین یہ بھی پاور دیتا ہے سپریم کورٹ کو کہ اس فیصلے کو ایکسرسائز کرانے کے لیے, امپلیمنٹ کرانے کے لیے اگر ان کو فورس کی ضرورت پڑے تو وہ پرووائڈ کی جائے گی. یہ آئین آپ کا کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا. تو یہ سب کچھ موجود ہے آئین میں. اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے تو پھر تو آئین کے اوپر عمل کرنا ہوگا نا. آئین کے بغیر تو جمہوریت نہیں ہے. تو یہ جو غلط ہے اس وقت, جو غلطی پر ہے, اس کو کوشن کریں, اس کو سینشر کریں, اور اس کو کہیں کہ وہ اپنی پوزیشن. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اور کل الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اس پر عمل درآمد کریں گے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی عمل درآمد کرے گی اس پہ یا پھر نہیں کرے گی؟ بالکل نہیں کرنے کا ارادہ ان کا. وہ ایفس اینڈ بٹس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جو بیسک سبسٹنس ہے وہ تو کھو دیتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسے ہی ہوا میں کھڑا رہے گا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا؟ وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن چیف الیکشن کمشنر اور 4 کمشنرز کے خلاف ہم نے آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہم نے کمپلینٹ کر دی ہے فائنلی. جو سینیریو ہے نا وہ دیکھیں, یہ ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن کا معاملہ تھا, سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی, پارلیمنٹ سامنے کھڑی ہوگی, پارلیمنٹ نے کہا نہ ہمارے پاس بجٹ ہے, نہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, اداروں سے ہم نے بات کر لی, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ نہیں منوا سکی. تو اس وقت بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت وہ فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے, سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, اسپیکر آپ کے نوٹیفیکیشنز کو روک لیتے ہیں اور پارلیمنٹ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے, کوئی بھی وجوہات پیش کرتے ہیں, وہ پھر کیا ہوگا؟ ملک تباہی کی طرف لے کے جائیں گے, یہ پش کریں گے اس کو. دیکھیے یہ اس فیصلے میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نمبر 1, اٹ از ٹائم باؤنڈ. 15 days for us to submit our affidavit, 7 days for the election commission to accept those sum, ٹھیک ہے, and forward to the speaker of the National Assembly. اگر یہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں
इस फैसले में ये राइट दिया है कि हम चेंबर अपील करें, और चेंबर अपील उसी दिन जिस दिन हम करेंगे सुनी जाएगी और उसका आपने चेंबर अपील कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने और अपना अगर ये फैसला नहीं दोहरा दिया, करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट कहती है ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम सुप्रीम कोर्ट को इजाजत नहीं देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट खुद तो आकर ही इंप्लीमेंट करवाएगी ना कि ये अरकान है, इनके नोटिफिकेशन जारी करो, असेंबली में बैठ जाए। ऐसा काम ये चला नहीं सकेंगे, चलाए ना मलिक नहीं चला सकेंगे, वो पुराना वक्त गुजर गया, वो नहीं चल सकता। अब आज जो लोगों का मूड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आज लोगों का जो टेम्पर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पीपल आर नॉट डिटरमिन्ड कि हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना है जो मैंडेट है, और ये मैंडेट चुराने का कोई वजह नहीं है ना। या तो आप, मैंने कहा कि अर्ज किया मैंने आपसे कि आप ये माने खड़े होकर कहें जी कि हमें जमहूरियत नहीं है, हम जमहूरियत नहीं चाहिए, खत्म हो गई बात, चलें फिर। तो आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवा लेगी? जो माजी पिछले साल हुआ, बंदियाल साहब की कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा इस पर? तो मेरा ख्याल है कि जी इस वक्त मूड बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, पहले उसमें और आज में बहुत फर्क है। अवाम का मूड, अवाम का टेम्पर, अवाम की अप्रोच और इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान की अप्रोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। सही। आज भी अलीमा खान साहब ने कहा है कि भाई आप एनओसी का इंतजार ना करें, आप निकलें ना, इमरान खान खुद कहेंगे कि मेरे लिए निकलो। तो आपकी पार्टी ने कोई फैसला किया है कि सड़कों पर निकलना है या सिर्फ बातें ही हैं अभी तक? नहीं जी, लास्ट थर्सडे को मैं खान साहब से मेरी मुलाकात होती है, हर थर्सडे को मैं उनके पास गया था और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जी आप ये जो है तरनौल का जलसा, चूँकि ये आप कोर्ट के ज़रिए आपको इजाज़तनामा मिला हुआ है, तो आप कोर्ट के ज़रिए इसकी बैठ की तारीख सेट कर लीजिए। वो हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो प्रपोज़ कर रहे हैं जी कि 40वें के बाद अशूरा और 40वें के बाद करें। हम कह रहे हैं जी कि अशूरा के बाद हम करना चाहते हैं, तो 28 की तारीख हमने दी हुई है। अब देखते हैं कि किस तारीख के ऊपर ये होता है। तो जहाँ तक इस जलसे का सवाल है, ये तो एनओसी के साथ होगा चूँकि कोर्ट उसमें शामिल। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि जी आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, आप अप्लाई करें, आपको इजाज़त मिलती है 100 बिस्मिल्लाह, अगर इजाज़त नहीं मिलती तो फिर भी आपने अब एहतजाज करना है। ये फैसला हुआ है। अच्छा, मतलब पहले उन्होंने कहा था कानून के दायरे में रह के करें, अगर मना करती है अब भी हम कानून तो नहीं करें, लेकिन अब भी हम कानून के दायरे में हैं, हम अप्लाई करेंगे, हम जलसा करना चाहेंगे, उसकी इजाज़त मिलनी है, पूरी कोशिश करेंगे कि मिले, लेकिन नहीं मिलता तो फिर भी हम करेंगे। JUI कर रही है बगैर इजाज़त के, जमात इस्लामी कर रही है बगैर इजाज़त के, अभी ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले यहाँ उन्होंने किया हुआ था, कोई इजाज़त नहीं ली उन्होंने। तो ये इजाज़त सिर्फ हमारे ऊपर क्यों है? हमें क्यों मुश्किलात रियासत के जबर का शिकार बनाया जा रहा है? अहमद जंजवा साहब है जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं आपके, शायद उनको अरेस्ट कर लिया है या गिरफ्तार कर लिया गया है। शहजाद साहब, मसला तो आप लोगों के साथ हो रहा है ना? शहजाद साहब, ये थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ऑब्वियसली वी विल 10 लोग हमारे 10 लोग पिछले 1 माह में अबडक्ट हुए हैं, 10 लोग, इसमें 4 लोग 5 लोग मेरी अपनी टीम के हैं, मेरी जो डायरेक्ट टीम के लोग हैं जी, जो रिजवान है और उसका भाई है, ये दोनों हैं। इसके अलावा 3 सोशल मीडिया के बंदे जो हैं, मेरा जो लड़का था सोशल मीडिया का छोटा मोटा काम जो करता था, फरीद, उसको उठाया गया। कोई मतलब कहीं पे उनकी गिरफ्तारी डिक्लेयर नहीं की? कहीं डिक्लेयर नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी डिक्लेयर नहीं हुई। हमने पिटिशंस मूव की हुई हैं, हाई कोर्ट में की हुई हैं, वहाँ भी हमें रिजवान के सिस्टम में 15 दिन तक हमें पिलर टू पोस्ट उन्होंने दौड़ाया है। अब मंडे को तारीख परसों लगी है, कुछ हुकूमती रहनुमा और फिर सेनेटर फैसल वाडा जैसे लोग आकर कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो सख्ती है वो मजीद बढ़ने वाली है, तो शायद ये उसी का नतीजा हो। तो फिर कैसे निकलेंगे, एहतजाज कैसे करेंगे? कितनी बढ़ेगी? हमने पहले भी बर्दाश्त किया, अब भी बात करेंगे, लेकिन क्या ऐसे लोग जो कहते हैं बढ़ने वाली है, उनको ख्याल करना चाहिए कि क्यों बढ़ेगी? क्या उनके अंदर ज़मीर नहीं है कि वो खुल के बात करें, सच का साथ दें? हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर सख्ती है? 9 मई का हमने नहीं माना, हमने कहा है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, उसके बाद जो फैसला आएगा उसके बाद देखेंगे। पहले भी आपको पता है सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से FI ने आपको बुलाया था, और उस वक्त आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि शायद आपने कुछ लोगों की लिस्टें जारी कर दी। आज मैं देख रहा था कुछ साफ़ी हैं जो सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि वही नाम है जो रऊफ हसन साहब ने दिए थे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के, जिनको उठाए जा रहे हैं। ये मैं किसको दिया मैंने ये नाम? आप मुझे प्रूफ बताइए। मैंने किसी का नाम नहीं दिया, FIA में किसी का नाम नहीं दिया और किसी जगह मैंने किसी का नाम नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल ये झूठ, गलत है। मतलब ये सोशल मीडिया के बहुत सारे इश्यूज बन चुके हुए हैं ना, उसमें से एक ये भी है कि बगैर प्रूफ के लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। मैं यहाँ अटैक हो चुका हूँ मुझे, मैं इस वक्त प्री अरेस्ट बेल के ऊपर हूँ, मैं इस वक्त आपके सामने प्री अरेस्ट बेल लेके बैठा हुआ हूँ। तो मतलब इन लोगों को सोचना चाहिए कि किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या उसका कोई सब्सटेंस, कोई उसका प्रूफ इनके पास है? वी आर प्रिंसिपल्ड पीपल, वी आर आइडियोलॉग्स। हम अपनी टीम को कभी लेट डाउन नहीं करेंगे और हमें इससे भी कंट्रोल नहीं करता उसको। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है। अच्छा, बाज़ उसमें से लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट से इस तरह की बातें हो रही हैं, जिनको नॉर्मली समझा जाता है कि वो कहीं ना कहीं PTI का जो नुक्ता नज़र है उसको सामने लेकर आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है,
جو ایسا بندہ جو لکھتا ہے بغیر کسی پروف کے، میرا نہیں خیال کہ وہ پی ٹی آئی کا ہمدرد ہے یا پی ٹی آئی کا وہ سپورٹر ہے. میں بالکل ان کو ایسا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے سامنے آ کے بیٹھیں، میں ان کو کہتا ہوں چلے میرے ساتھ ایف آئی اے کے دفتر چلیں میری جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ریکارڈ پڑھ لیں اس کی ٹرانسکرپٹ لے آئیں. وائی ڈونٹ دے گو؟ ان کو کاپی ہے، ان کا رائٹ ہے، مانگ لیں کیا لکھا ہوا ہے میں نے. اینڈ آئی وڈ ناٹ بی آن پری اریسٹ بیل سٹنگ ان فرنٹ آف یو اینڈ آئی وڈ ناٹ بی اٹیکڈ لائک دس. رؤف صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ان فائٹنگ ہے پی ٹی آئی میں، اب وہ خبریں آنا کم ہو گئی ہیں یا پھر بند ہو گئی ہیں، لیکن آج بشرا بی بی صاحبہ نے جب گفتگو کی ہے صحافیوں سے تو اس میں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ اس میں انہوں نے علی ظفر صاحب کو، جو وکیل بھی رہے بعض کیسز میں پی ٹی آئی کے، ان پہ بڑی تنقید کی ہے کہ وہ جب بھی جیل آتے تھے بڑے پروٹوکول کے ساتھ آتے تھے، اور لیکن وہ یہ نہیں کر سکے کہ خان صاحب کے لیے ایک میٹرس، ایک گدے کا انتظام کریں. تو ایک ان فائٹنگ کے حوالے سے خان صاحب نے خود کہا تھا پارٹی کو کہ ابھی یہ لڑائی جھگڑے بند کریں، اس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اب بشرا بی بی خود کہہ رہی ہیں علی ظفر صاحب کے حوالے سے جو مین کیسز میں آپ کے وکیل رہے ہیں. بشرا بی بی نے جو کہا ہے جی، میں ان کو، وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے بہت مقدم ہے وہ. اور اب میں یہ ہم ڈسکس ہوگا پارٹی میں کہ کیا واٹ ہیز ہیپنڈ. علی ظفر صاحب تو آپ کے ساتھ ہیں کیسز میں، جو بلے والا انفیکٹ کیس ہے سپریم کورٹ میں وہی ریپرزینٹ کر رہے تھے اور دیگر کیسز میں ریپرزینٹ اب بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں جی، اب بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دیکھیے مجھے نہیں پتا فرینکلی، چونکہ میں نے یہ ساری اسٹیٹمنٹ سنی ہے. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ بیسیکلی وہ بات کر رہی تھی خان صاحب کے اوپر زیادتیاں جو ہوئی ہیں. خان صاحب تو اپنی ذات کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، کبھی انہوں نے بات نہیں کی، لیکن ان کے بالوں میں کیڑے تک پڑے ہیں. ان کو چٹائی تک نہیں مہیا کی گئی، ان کو باتھ روم نہیں تھا ان کے پاس. جو تصویر آئی تھی جس پہ آپ لوگوں نے اس کو اٹک کی بات کر رہا ہوں، اٹک کی بات کر رہا ہوں. نہیں ابھی وہاں نہیں کی، اٹک کی بات کر رہا ہوں جی. وہاں کیڑے ویڑے چھوڑے ہوئے تھے جو زمین پہ، وہ وہاں کی بات ہے. تو پرانی بات ہو گئی. بشرا بی بی نے تو آج بات کی ہے. بشرا بی بی اسی بات کی بات کر رہی تھی، کیڑوں کی بات وہاں کی ہے. وہ اٹک جیل کے حوالے سے بات کر رہی تھی. اب تو مطلب بستر ہے، ایک اے سی تو نہیں ہے لیکن کولر جی، لیکن ان کا جو جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہوا وہ کوئی انسانی طریقہ نہیں ہے. ہی از اے فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری. اس کے اپنے حقوق ہیں، سول رائٹس ہیں، اس کے مطلب جو جیل مینول کے مطابق ان کے رائٹس ہیں وہ بھی نہیں ان کو دیے جاتے. سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیے ٹارچر کیسے کرتے ہیں. بیٹوں کے ساتھ ان کی ونس اے ویک گفتگو ہونی ہے جس کی پرمیشن ہے، وہ بھی نہیں کرواتے، وہ بھی نہیں کروا رہے. سر بہت بہت شکریہ رؤف صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں کریں گے، اس کے بعد مختلف موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. وفاقی حکومت مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکاری ہے، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ کر چکا ہے، جس کے بعد سوال یہ ہے کہ حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد کرے گی یا رکاوٹ پیدا کرے گی. اہم بات یہ کہ وفاقی حکومت چاہتی تھی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے سپریم کورٹ نظر ثانی کی درخواست پر سماعت کرے، مگر سپریم کورٹ میں حکومت کی یہ درخواست فوری طور پر مقرر نہیں ہو سکی، کیونکہ 2 روز پہلے سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے یہ درخواست مسترد کر دی تھی. جبکہ آج سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کے منٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں. منٹس کے مطابق ججز کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں گرمیوں کی تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی 13 ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا ہے. کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا رولز کے مطابق عدالتی سال ستمبر کے دوسرے پیر کو شروع ہوگا. کمیٹی یا چیف جسٹس عدالتی چھٹیاں منسوخ نہیں کر سکتے. میٹنگ منٹس کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے نظر ثانی کی درخواستیں چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کے آئینی حقوق ہماری چھٹیوں سے زیادہ اہم ہے. ناانصافی ہوگی اگر اپیلوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا. چیف جسٹس پاکستان نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ ہم ججز نے آئین و قانون کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے، رولز کے تحت نہیں. 1 ہفتے میں جسٹس عائشہ ملک بیرون ملک سے پاکستان واپس آ سکتی ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت معاملہ جلدی کا ہو تو نظر ثانی 15 دنوں میں سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے. سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ 15 دنوں میں نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہ ہوئی تو کیس غیر مؤثر ہو جائے گا. بہرحال 3 رکنی کمیٹی نے حکومتی نظر ثانی کی درخواست 2-1 سے مسترد کرتے ہوئے گرمیوں کی چھٹیوں اور تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد نظر ثانی کی درخواست مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس معاملے پر ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جیو نیوز کے نمائندے عبدالقیوم صدیقی نے. قیوم صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کل ہمارے پروگرام میں رانا ثناءاللہ صاحب سے ہم بار بار پوچھتے رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ کا اس پر عمل درآمد ہوگا، کیا آپ رکاوٹ پیدا کریں گے؟ تو اشارتاً وہ کہتے رہے کہ جب یہ معاملہ نیشنل اسمبلی میں آئے گا، اسپیکر کے پاس آئے گا، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر اب بھی حکومت چاہے رکاوٹ کریٹ کرنا تو کر سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے عمل درآمد ہوگا، اور جو نظر ثانی کی اپیل ہے، جو درخواست ہے، وہ بھی اب گرمیوں کی چھٹی کے بعد لگے گی؟
शहजाद, पहली बात तो ये कि हुकूमत तो इसके अंदर फ्रीक ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है, MQM जो है, ये लोग जो हैं, और JUI, ये सारे फ्रीक हैं उसके अंदर, क्योंकि एक दो मुख्तलिफ तरह से हमें, ऑल्दो कि ये बात आपकी ठीक है कि ये एक इत्तेहाद हुक्मरान है और नशिस्तें भी उनको मिली थी, तो इस हवाले से हम हुकूमत कह सकते हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा सा टेक्निकली मैं अगर इसको देखूं तो हुकूमत का नहीं है, ये पार्लियामेंट का और जो है जुडिशरी के दरमियान में है। तो दूसरी बात जो है वो जाहिर है कि जो है वो हमारी अदालत जो है वो किसी की मर्ज़ी और मंशा पे तो नहीं चलती है। जाहिर है कि वो अदालत ने आइन और कानून को देख के आगे बढ़ना है। अब इसमें जो है दिलचस्प जो बहस है, बड़ी जजेस कमेटी की जो मीटिंग के मिनट सामने आए हैं बड़ी तफसील से, क्योंकि इस हवाले से हमने भी खबर दी थी कि एक की अक्सरियत से जो है वो ये फैसला हुआ कि छुट्टियों के बाद होंगी, लेकिन जो इसमें डिस्कशन है मेरे लीगल पॉइंट के हवाले से वो बहुत दिलचस्प है। पहली बात तो ये कि ये पहली मरतबा हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद किसी मामले के ऊपर फिक्सेशन या बेंचेस के तश्कील पर तो अभी नहीं है बात, ये मुकदमात की तश्कील के हवाले से जो है वो अक़लियत के अंदर गए हैं। लेकिन राय बहुत, क्योंकि लीगली इसको देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़ाहिर है हर चीज़ के पॉलिटिकल पहलू ज़रूर होते हैं, लेकिन जो जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की राय है, और उनकी राय और उनका एम्फेसिस सिर्फ एक बात के ऊपर है कि डिटेल रीजनिंग नहीं आई है, वही 13 रुकनी बेंच सुनेगा, और तीसरी बात यह कि छुट्टियां हो चुकी हैं। अब छुट्टियां जो हैं वो रूल्स के तहत उनका हवाला दिया जा रहा है। अब उनका ये मौक़िफ़ है और उनका ये कहना है क्योंकि जजेस दस्तयाब नहीं, और जब प्रिंसिपल सीट पे दस्तयाब होंगे गर्मियों की छुट्टियों के बाद तो फिर जो है वो देखा जाएगा, और जो जजेस कमेटी है इसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो जो रूल्स जो हैं उनको ख़त्म करके जिनका नोटिफिकेशन हो चुका हो वो, या जजेस की छुट्टियाँ ख़त्म कर सकें। दूसरी तरफ जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो राय है, और वो ये कहते हैं कि क्योंकि एक तो ये जो जजेस कमेटी थी इसके सामने तकरीबन 9 के करीब एजेंडा आइटम्स थी। मखसूस नशिस्तों का केस तो जाहिर है क्योंकि अभी रिसेंटली है, ये बहुत हाई जाहिर है, उस हवाले से उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसकी कमेटी की के अंदर एजेंडा आइटम एक ये भी था कि जो 63A के ऊपर सदारती रेफरेंस और पिटीशन 184(3) के नीचे आई थी, उसका रिव्यू भी 2022 से पेंडिंग है, तो उसको भी जो है वो फिक्स करना था। तो 2 जज साहिबान ने इस रिव्यू को भी छुट्टियों के बाद इसके बाद भी उस पर मौखर कर दिया, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो राय है वो ये है, वो कहते हैं कि जो रिव्यू है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी हक है जो कि आइन के आर्टिकल 188 के नीचे प्रोवाइड किया गया है। अब उसके बाद जो है वो दिलचस्प बात और भी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद उसका सेक्शन 7 जो है वो इस बात पर लागू करता है कि रिव्यू का जो है अगर आने के फैसले के 14 दिन के अंदर रिव्यू एक मरतबा फिक्स जो है वो ज़रूर किया जाना लाजमी है, ये कानून की रिक्वायरमेंट है। और चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि हमने आइन और कानून की अमलदारी का हल्फ लिया है, तो इस हवाले से जहाँ पर आइनी हकूक़ की बात हो तो वहाँ पर छुट्टियों का मामला जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है, तो ये छुट्टियाँ मनसूख करके अदालत खुल सकती है। और इसी हवाले से ये तजवीज़ दी उन्होंने कि 7 दिन के बाद जो है वो लगाया जा सकता है, और इस असरा के अंदर जस्टिस आयशा जो मुल्क से बाहर हैं वो जो है वो वापस आ सकती हैं। तो एक इस बुनियाद पर उन्होंने जो है वो उन 2 फाजिल जज साहिबान से इन लीगल ग्राउंड्स के ऊपर इख्तलाफ किया है। अब दूसरा जो है 63A का मामला जो कि 2 जज साहिबान ने डेफर कर दिया उसको भी, कि वो भी वेकेशंस के बाद उसको देखा जाएगा। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ये राय है कि 2 साल हो गए हैं इस फैसले को भी और इसका रिव्यू भी नहीं लगा है। तो इस रिव्यू के ऊपर क्योंकि जब ये फैसला आया तो उमर अताब बंदियाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, मुज़ाहिर नकवी साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, ये 5 रुकनी बेंच था जिसने ये इसका फैसला किया था। तो अब उसमें से कुछ जज साहिबान जो हैं वो रिटायर हो चुके हुए हैं, चीफ जस्टिस भी इजाजुल एहसन भी, और एक इस्तीफ़ा दे चुके हुए हैं मुज़ाहिर नकवी साहब, और मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो उसके अंदर उसके ऑथर जज हैं, और जस्टिस जमाल मंदोखेल उस बेंच के अंदर से शामिल हैं। तो जस्टिस मुनीब की जो राय है वो अक्सरीती राय है और जस्टिस जमाल मंदोखेल की अक़लियती राय है। उन 2 जज साहिबान को शामिल किया जाए और साथ में
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, यानी कि एक पूरा सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर जो सीनियर जज साहिबान हैं उन 2 जज साहिबान के और अगर जस्टिस मुनीब को देखा जाए तो वो भी अब सीनियरिटी लिस्ट के अंदर ही आते हैं और बेंच ये सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर 5 रुकनी बेंच बन सकता है, लेकिन 2 फाजिल जज साहिबान ने इसको भी लगाने के हवाले से ये कहा है कि ये मामला छुट्टियों के बाद देखा जाएगा। सही। अब मुझे ज़रा ये रिजर्व सीट वाले के हवाले से बताइएगा कि कानूनी तौर पे, क्योंकि आप तमाम पहलुओं को देखते रहे, हमने देखा कि जब 2 सूबों में इलेक्शन का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख भी दे दी, लेकिन फिर पार्लियामेंट में मामला गया, वहाँ पे करारदाद भी मंजूर हुई और कहा गया कि ना इस वक्त बजट है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको देखते हुए। तो क्या अब भी कोई ऐसा प्लान है या कानूनी तौर पे ये मुमकिन है पार्लियामेंट को कि वो इस फैसले को रोके किसी तरीके से? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली तहलील की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस दी थी कि इतने इतने बजे इजलास शुरू होगा और इतने बजे ये मामला तय हो जाना चाहिए, जो वोटिंग का सिलसिला है वो खत्म हो जाना चाहिए। देखिए वो तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था, यहाँ पे तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। इन दोनों फैसलों को आपस में बाहम मिला के इसकी रेशो को नहीं देखा जा सकता है। वो ज़ाहिर है कि आम फहम होने के हवाले से हम कुछ लोग इस बात की राय देते हैं, लेकिन ये रेफरेंस मेरे ख्याल में बिल्कुल ही लीगली इररेलेवेंट जो है वो रेफरेंस है। अब ये जो फैसला आया है, आप ये देखें, इसमें जो अर्जेंसी की दरख्वास्त की गई थी वो यही थी कि 15 दिन का वक्त दिया गया है मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से, खा वो 39 लोग हों, 41 लोग हों, उनके कागजात नामजदगी का एक शेड्यूल पुरानी डेट से कि 15 दिन के अंदर दे सकते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को 7 दिन दिए हुए। तो बेसिकली 15 दिन जो हैं वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही पॉइंट था कि अगर हम रिव्यू जो कि आइनी हक है उसको देखते हुए अगर सुन लिया जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब मसला यहाँ पे जो है वो दरपेश ये आता है क्योंकि डिटेल रीजनिंग आई नहीं है। डिटेल रीजनिंग के हवाले से भी ये जजेस कमेटी के अंदर लिखा है कि वो अक्सरियती जज साहिबान ने अपना फैसला देना है और होता भी ये है कि जब अक्सरियती फैसला आएगा तो फिर उसके बाद जो इख्तलाफी फैसला है वो उसको देख के लिखा जाएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर मामला स्टे करना पड़ता है। तो ये जो है वो एक जो लीगल सूरत हाल है, इसमें माजी में हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब सूरत हाल ऐसी बन गई है कि फैसला ये भी कहता है कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई अगर इनमें से किसी को मामला हो तो चैम्बर के अंदर रुजू किया जा सकता है जज साहिबान के। तो ये एक बड़ी एक जो है वो इस तरह से एक मुतनाज़ा सी सूरत हाल निकल आती है कि आज रिव्यू की पिटीशन आप ना लगाएं, लेकिन आप दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को और पीटीआई को ये हक दिया गया है इसी अदालती फैसले के ज़रिए से, अगर वो आ जाएं तो फिर क्या बेंच रिज्यूम हो जाएगा और फिर क्या जज साहिबान अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। क्रीम साहब, इसके अलावा अभी आपने जिक्र किया कि ये पहली मरतबा हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद कि जो कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस साहब की जो राय है वो अकलियत में गई है। इसके अलावा हमने देखा था कि मुख्तलिफ सिनारियो था, उनकी राय तो या यूनानिमसली कमेटी फैसला करती थी या मेजॉरिटी में होती थी। इसी तरीके से गालिबन ये पहला फैसला है रिजर्व सीट वाला जिसमें चीफ जस्टिस साहब की जो जजमेंट है, जो उनकी राय है वो माइनॉरिटी में है और 8 जजेस जो है वो अक्सरियत में है। और इसी हवाले से आपको पता है एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है कि हमारी अदलिया के हवाले से बार बार ये सवाल किया जाता है, जब माजी में भी चीफ जस्टिस रहे, कि उनके पास कितनी मेजॉरिटी है। वैसे तो जाहिर सी बात है हर जज जो है वो इंडिपेंडेंट है, अपना फैसला दे सकता है, अपनी राय दे सकता है, लेकिन ये बदकिस्मती से ये डिस्कशन चलती रही है। और कल जो 2 एडहॉक जजेस की मंजूरी दी है जेसीपी ने, उसको भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा था। तो कल अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, जो जेसीपी के उसमें भी मौजूद थे इजलास में, उन्होंने कहा कि ये 2 जजेस जो हैं एडहॉक जजेस जिनको लगाया जा रहा है वो सिर्फ जो क्रिमिनल साइड के केसेस हैं, जो बैकलॉग है उसके हवाले से लगाया जा रहा है। जो आईनी केसेस हैं, जो दूसरे मामलात आएंगे, अगर कोई फुल कोर्ट बनता है तो वहाँ पे उनको नहीं रखा जाएगा बेंच में। ये उन्होंने कहा था कि उनकी राय है और बेंच, उन्होंने कहा जेसीपी में इस किस्म की गुफ्तगू हुई है। आप इत्तेफाक करते हैं ऐसा ही होगा? देखें, वो तो जाहिर है जेसीबी के मेंबर हैं और उनकी बतौर वकील की अपनी एक राय है। आइन और कानून तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो एडहॉक जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो ये है कि एनी अदर रीज़न, मतलब एक तो पेंडेंसी है और एनी अदर रीज़न। हमने देखा है कि माजी में जब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे थे, जस्टिस रज़ा गुलाम रब्बानी साहब थे, वो बड़े अहम मुकदमात के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ बैठे रहे हैं। तो ये कोई कदगन नहीं है इस किस्म की। मेरा ख्याल है कि मैं इससे इख्तलाफ करूँगा। दूसरी बात जो आपने की थी कि अक़लियत के अंदर जाने की बात किसी चीफ जस्टिस के, देखें बात यह है कि आपने हर जज ने अपना फैसला करना है कि वो आइन और कानून के साथ खड़ा हुआ है और आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा।
क्या मैं एक आपको सिनेरियो देता हूं कि अगर सियासी बुनियादों पर फैसला करना होता तो चीफ जस्टिस जो हैं वो कहते कि मैं 8 जज साहिबान की राय से इत्तफाक कर लेता हूं और फिर वो जो है मेजॉरिटी के अंदर चले जाते। बात ये नहीं होती है। हम देखें माजी के अंदर जो है वो एक हमें अभी जब जस्टिस नासिर मुल्क साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो फ़ौजी अदालतों को के क़याम की जो आइनी तरमीम जब बहुत दहशतगर्दी अरूज के ऊपर थी और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और फिर 20 नुकाती जो है वो एजेंडा आया था और उसके साथ ये भी था कि फ़ौजी अदालतें कायम की जाएंगी, उसके अंदर सनसेट क्लॉज थी। उस केस के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस नासिर मुल्क और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान और एक तीसरे जज थे, ये माइनॉरिटी के अंदर थे, जबकि जो है वो बाकी जज साहबान जो 8 का था वो मेजॉरिटी में था और 6 जज साहबान कलामी की माजरत चाहता हूँ करीम साहब, मेरे पास वक्त थोड़ा कम रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हमें बता रहे थे आज जो मिनट्स ऑफ द कमेटी आए हैं उसके बारे में भी और जो रिजर्व सीट का फैसला है उस हवाले से भी एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके बाद बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है, बड़ी अजीब सी सूरत हाल डेवलप हो रही है, उस पर बात करेंगे। इसके बाद वेलकम बैक। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने ऑपोजिशन को दीवार से लगाकर रवां साल मुसलसल चौथी बार इलेक्शन तो जीत लिया है, लेकिन ढाका समेत मुल्क भर में अब हालात उनके आमराना तर्ज हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और इस बार उनका सामना किसी सियासी जमात से नहीं है बल्कि तलबा से है जो मुल्क में नाफिज कोटा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मगर कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा ने जिस पुरअमन तहरीक का सिलसिला शुरू किया था वो रियासती क्रैकडाउन के नतीजे में खूनी रंग इख्तियार कर चुकी है। ढाका समेत दीगर शहरों में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम के नतीजे में अब तक 110 अफराद जहां बहक हो चुके हैं, जिसके बाद हसीना वाजिद हुकूमत ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और फौज को अमन अमान के खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया है। अहम बात यह कि बांग्लादेश में तलबा पिछले माह से सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम की बहाली के अदालती फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इन एहतजाजी मुजाहिरों ने पिछले हफ्ते उस वक्त पुरतशद्दुद एहतजाज का रूप धार लिया था जब ढाका यूनिवर्सिटी में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर हुकूमती जमात अवामी लीग के तलबा विंग ने धावा बोल दिया था, जिसके बाद इन एहतजाजी मुजाहिरों ने न सिर्फ शिद्दत इख्तियार कर ली है बल्कि इनका दायरा कार मुल्क भर में फैल गया है और इसमें तलबा के अलावा जिंदगी के दीगर शोबों से अफराद भी शरीक हो गए हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतें बहुत पुरकशिश तस्वुर की जाती हैं, मगर सरकारी मुलाजमतों में से 56% मुलाजमतें 1971 की जंग में शिरकत करने वालों के औलादों और दीगर ग्रोहों के लिए मुख्तस की जाती हैं, जबकि सिर्फ 44% मुलाजमतें मेरिट पर तकसीम की जाती हैं। एहतजाजी तलबा का मुतालबा है कि मुल्क में 56% का कोटा ख़त्म करके सिर्फ 5% मुलाजमतें अक़लियती ग्रोहों और माजूर अफराद के लिए मुख्तस की जाएँ, जबकि 95% मुलाजमतें मेरिट पर दी जाएँ। तलबा का यह भी इल्ज़ाम है कि 30% मुलाजमतें जो 1971 की जंग में शिरकत करने वाले अफराद के लिए मुख्तस की जाती हैं, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत उन्हें सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। अहम बात यह कि 2018 में हसीना वाजिद की हुकूमत ने अवामी दबाव पर कोटा सिस्टम को ख़त्म किया था और आज दोबारा हसीना वाजिद की हुकूमत में ही अदालत ने कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया है। बांग्लादेशी तलबा और अवाम ने 2018 में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे किए थे, जिसके बाद हसीना वाजिद हुकूमत ने मजबूरन कोटा सिस्टम पर अमल दरामद रोक दिया था। ताहम रवा साल जून में हसीना वाजिद की चौथी बार वजीर आजम बनने के बाद 1971 की जंग के वेटरन्स ने कोटा सिस्टम की बहाली के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर ढाका हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम बहाल कर दिया था और फिर कशीदगी बढ़ने के बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को ढाका हाई कोर्ट का कोटा सिस्टम की बहाली का फैसला 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया था और अब बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर समाअत करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अबूरी तौर पर कोटा सिस्टम को मुअत्तल करने के इक़दाम को तलबा नाकाफी करार दे रहे हैं और एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से सरकारी टीवी को नजर आतिश कर दिया गया है, मुल्क के हाईवेज और रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिया गया है, मुल्क की अहम सरकारी वेबसाइट्स को हैक किया जा चुका है, जिसमें मरकजी बैंक, वजीर आजम ऑफिस और पुलिस की वेबसाइट शामिल है और हैकर्स की जानिब से एक वेबसाइट पर यह लिखा गया है कि तलबा का कत्ल बंद करो, अब ये सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि जंग है। तलबा के एहतजाज से निपटने के लिए पुलिस एक्शन अब भी जारी है, जबकि हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी है, जिसके बाद बांग्लादेश में मवासलाती निज़ाम धर्म बरम हो चुका है। अहम बात यह कि मुसलसल 15 बरस से बांग्लादेश में हसीना वाजिद के तर्ज हुकूमत को आमराना तर्ज हुकूमत कहा जाता है, जहां अपोजिशन को कुचलने और दीवार के साथ लगाने के बाद इनकी हुकूमत तलबा की आवाज़ को दबाने के लिए रियासती ताकत का बेईमाना इस्तेमाल कर रही है। बांग्लादेश में मुकीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के रीजनल रिसर्च ऑफिसर तकबीर हुदा ने मुजाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद को गैर कानूनी और बिला जवाज़ करार दिया है।
बांग्लादेश में तलबा के हालिया एहतजाज को हसीना वाजिद हुकूमत के लिए संजीदा चैलेंज करार दिया जा रहा है, लेकिन हसीना वाजिद की हुकूमत इससे संजीदगी से निपटने के बजाय कभी एहतजाजी मुजाहिरीन के पीछे अपोजिशन की साजिश का इल्ज़ाम लगाती है तो कभी एहतजाजी मुजाहिरीन को रज़ाकारों की औलाद करार दिया जाता है। याद रहे कि बांग्लादेश में 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज का साथ देने वालों को बांग्लादेश में तंजिया तौर पे रज़ाकार कहा जाता है। अब देखना होगा कि तलबा की सूरत में उठने वाली एक मुल्की तहरीक शेख हसीना वाजिद और इनकी अवामी लीग के लिए सियासी तौर पे कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।